बच्चों इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज फ्रॉम योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। ठीक है, अब मॉड्यूल वन के बेटा पेंडिंग जो चैप्टर्स हैं उसके हम सारे एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बेटा मेजर कंसिडरेशन कौन कौन सी होती थी? प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटीरियलिटी। तो कंपेरेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। Adoption of the different accounting policy by the different companies operating in the same industry affect which of the qualitative characteristics the most। अगर different accounting policies बेटा different companies फॉलो करके चल रही है सेम इंडस्ट्री के अंदर तो क्या इफेक्ट होगा? कंपेरेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट would be correct in relation to the disclosure to be made in the financial statement? Any change in the accounting policy which has the material fact should be disclosed. The amount by which an item in the financial statement is affected by such change should be disclosed to the extent sustainable. Where such amount is not sustainable, wholly or in part, the fact should be indicated. If a change is made in the accounting policy which has no material effect on the financial statement for the current period, but which is reasonably expected to have a material effect in the later period, the fact of such change should be appropriately disclosed. बेटा मेरी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, उसने मेरे से पूछा क्या? विच वुड नॉट बी करेक्ट। अगर क्वेश्चन में आपने जल्दबाजी में करेक्ट पढ़ लिया तो आप तो पहला ऑप्शन देके अगर मिस कर जाते हो बाकी तो बेटा आंसर हो जाएगा गलत। इफ अ चेंज इज मेड इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड, द फैक्ट शुड बी एप्रोप्रिएट डिस्क्लोज ओनली इन द लेटर पीरियड। गलत। बेटा उसी पीरियड के अंदर जिसमें चेंज हुआ है डिस्क्लोज करके चलना होता है। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बेटा डी। देन बेटा इसके बाद आपके आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है बेटा अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मॉड्यूल नंबर 1 से। चलिए शुरू करते हैं। क्राउन लिमिटेड जो है वांट्स टू प्रिपेयर इट कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसने एक इक्विपमेंट बेचा है जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी और गेन हुआ उसके ऊपर 8,000 का। कह रहे हैं कितना कैश फ्लो आप रिपोर्ट करके चलोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। बेटा उन्होंने एसेट बेचा, ठीक है, तो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या कुछ आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपका किसमें जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बेटा जाएगा। तो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी नील। नेक्स्ट, वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एंटिटी अदर देन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो लिखा हुआ है अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उस एंगल से सोचना। कहेंगे शुड डिस्क्लोज द डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। उसके लिए क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा। अगर यहीं पर बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता तब क्या हो जाता? ऑपरेटिंग हो जाता। XYZ कंपनी एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड किसमें आने चाहिए बेटा? इसके लिए तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डू नॉट इंक्लूड। बेटा कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या बैंक बैलेंस आएगा? बिल्कुल आएगा सर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो रेडिली कैश में कन्वर्टेबल आ जाएंगी, कैश बैलेंस आ जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। While preparing the cash flow statement using the indirect method as required under AS3, which of the following will not be deducted or added to the net profit to arrive at cash flow from operating activities? Interest income, gain on sale of fixed asset, depreciation and gain on sale of inventory। बेटा इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपकी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग है, यानी नॉन ऑपरेटिंग हो गई। ये भी आपका क्या हो गया बेटा? नॉन ऑपरेटिंग हो गया। ये आपका नॉन कैश हो गया। ठीक है, तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए आप एडजस्टमेंट करके चल रहे होते हो। तो आपका जो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री है बेटा उसको हम क्या करके चलेंगे? डिडक्ट या ऐड करके नहीं चलेंगे। अच्छा, अब बेटा आपको ये रखे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 AS17 के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे बेटा। एज पर AS17 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर दोस जिसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सटर्नल सेल्स एंड इंटर सेगमेंट सेल्स। एक्सटर्नल सेल्स और इंटर सेगमेंट सेल्स से बेटा जिसका टोटल रेवेन्यू बोलो कितना होता है? 10% और मोर। अब 10% और मोर किसका? ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स। ठीक है, ऑल एक्सटर्नल सेगमेंट्स नहीं। ठीक है, 10% और मोर ऑफ ऑल सेगमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैनेजमेंट हैज द डिस्क्रिशन टू इंक्लूड अ सेगमेंट एज रिपोर्टेबल इवन इफ इट पासेस द 10 मेटीरियलिटी टेस्ट। अरे भाई 10% मेटीरियलिटी टेस्ट अगर पास हुआ तो डिस्क्रिशन थोड़ा ना है, वहां पर तो आपके लिए मैंडेटरी बनेगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। मैनेजमेंट हैज द डिस्क्रिशन टू इंक्लूड, ये 12%, ये तो गलती है। इट इज मैंडेटरी फॉर द मैनेजमेंट टू इंक्लूड अ सेगमेंट एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट पासेस द 10% मटेरियल टेस्ट। बेटा ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कहेंगे जो ओवरऑल टेस्ट है 75% कंसीडर का वो सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू कंसीडर करके चलता है। or to compute the threshold limit, 75% considered only internal revenue, 75% considered only both internal and external. It is management choice कि उनको external internal
कौन सा इंक्लूड करके चलना है? बोलेंगे बच्चे, सोचेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बेटा सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू देख के चलते हैं। तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा है? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 10% test computed on the revenue considered both internal and external revenue to compute the threshold limit। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 10% टेस्ट के लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देखते हैं। अगला कह रहा है 10% टेस्ट जो है कंसीडर्ड ओनली एक्सटर्नल, गलत। ओनली इंटरनल, गलत। इंक्लूड मैनेजमेंट की चॉइस है, कह रहा है, गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? In case of 10% test based on profit or loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% or more than the net profit or net loss respectively of all segment taken together become रिपोर्टेबल सेगमेंट। अच्छा, क्या होता था बेटा प्रॉफिट और लॉस के अंदर? आप क्या करते थे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देख के चलते थे, जो भी हायर होता था एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर, और उसका 10% निकालते थे। ठीक है, अगर 10% या उससे ज्यादा है तो रिपोर्टेबल है। चलो देख लेते हैं किसके अंदर है। अगले में बोल रहे हैं आफ्टर नेटिंग ऑफ लॉसेस, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहां पर बात कर रहा है विच एवर इज हायर इन द एब्सोल्यूट फिगर्स। बेटा अगला ऑप्शन दिया है विच एवर इज लोअर इन एब्सोल्यूट फिगर्स। कौन सा आना चाहिए? हायर वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा बेटा? सी। तो आपका बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के भी यहाँ पर एमसीक्यू जो है बच्चे कवर हो गए हैं। ठीक है जी।